नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल गुप्ता आज आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ उस महान व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विवरण, जिस व्यक्ति ने हमारे भारत को एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां आज पूरा विश्व हमारी तरफ देखता है। जी हाँ दोस्तों, MS स्वामीनाथन जी, जिनका पूरा नाम है मानकोम्बु संबशिवन स्वामीनाथन। इनका जन्म 1925 में हुआ था और अभी हाल ही में सितंबर 2023 में इनका निधन हो गया है। देखिए, ये ऐसे व्यक्ति के तौर पर भारत में जाने जाते हैं जिन्होंने एक अंधकारमय भारत को जो है उजाला से भर दिया। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, अगर आप समझेंगे तो एक चीज़ जानेंगे कि हमारा भारत जो पहले भोजन के लिए दूसरे देशों की तरफ देखता था और यहाँ पर जो है कहने के लिए नदियाँ थीं, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हो पाता था क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी आज़ाद ही हुए थे। 1947 की आज़ाद वाले भारत था और हम लोग कैसे अपने आप को सशक्त बना, उसके बाद लगातार जो है यहाँ पर अकाल, बाढ़, ये सारी चीज़ें भारत में आती रही। तो और इसके लिए हमें बार बार दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता था, तो जो भारत के लिए बहुत ही कष्टदायक होता था। तो इन सभी चीज़ों से लड़ते हुए यहाँ पर एक युग पुरुष के तौर पर उभर के आए MS स्वामीनाथन जी। जी हाँ, जिन्होंने भारत के इस अंधकारमय समय से भारत को मुक्ति दिलाई और आज भारत जो पहले भूखे भारत के तौर पर जाना जाता था, आज वो क्या, जी भैया, आज वो अन्य देशों को क्या एक्सपोर्ट करता है। जी भैया, आज वो अन्य देशों को अन्न का एक्सपोर्ट करता है। अभी आप लोग हाल ही में न्यूज़ में पढ़े होंगे कि भारत ने जब चावल या गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई थी तो कई देशों ने इस पर विरोध जताया था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, गलत है। तो आप सोचिए, जो पहले भूखा भारत था जो एक्सपोर्ट कर रहा है, और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो MS स्वामीनाथन जी को। देखिए, इस व्यक्ति के बारे में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष काफ़ी दिन से चल रहा था, लेकिन फिर गांधी जी आए थे। गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर देखे गए जिन्होंने उसी भारत में उन्हीं लोगों के बीच एक अलग चेतना जगा दी थी कि सब कुछ भी वही था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि वही सब कुछ के साथ हम लोगों ने कुछ नया प्राप्त किया। सेम वैसे हमारे MS स्वामीनाथन जी थे। इन्होंने भारत के ही रिसोर्सेज का उपयोग किया, भारत के ही लोगों के लिए किया और भारत के ही संसाधनों से इन्होंने भारत को एक अलग ऊंचाई पर पहुंचा दिया। तो आप समझ लीजिए कि अगर मैं ऐसे ही गांधी से इनकी तुलना नहीं कर रहा हूं, इसके पीछे भी कारण है इनकी महान उपलब्धियां जो इन्होंने हासिल किया, और इसी के साथ हम भारत के लोग आज सर उठा करके जो है सभी के सामने चलते हैं। ठीक है, तो चलिए भैया, इनके बारे में डिटेल में जानते हैं कि क्या है, कैसे है। तो इनकी वाइफ का नाम था मीना स्वामीनाथन और इनकी 3 पुत्रियां हैं। ठीक है, वो तीनों पुत्रियां हैं, बाकी इनकी वाइफ का निधन 2022 में हो गया था। अगर आपसे कहा जाए कि स्वामीनाथन जी के बारे में कुछ थोड़े में आपको बताना हो तो क्या बताएंगे, तो उनको बहुत थोड़े में अगर मुझे बताना हो कि इनके बारे में क्या इनकी विशेषता थी, तो ये वर्ड आप समझ लीजिए, इस सेंटेंस को आप समझ लीजिए क्या है कि साइंटिस्ट यानी क्या, एक अच्छे वैज्ञानिक, एक अच्छे खोजकर्ता, एक अच्छे एकेडमिक यानी कि पढ़ने या पढ़ाने वाले, और एक दूरदर्शी प्रशासक। जी हाँ दोस्तों, ये चारों क्वालिटीज ही इन्हें बहुत थोड़े शब्दों में इनके पूरे जीवन को बताती है। क्योंकि आप देखेंगे इन्होंने वो खोजें की थी कृषि के क्षेत्र में जिन्होंने भारत को बहुत कम समय में बहुत आगे पहुंचा दिया था। ठीक है, दूसरा इन्होंने जब और इन्होंने क्या एकेडमिक मारे क्यों मारे, क्योंकि इन्होंने अपने ज्ञान को केवल अपने तक नहीं रखा, ये अपने ज्ञान को अन्य लोगों में भी बांटते थे जिससे जल्दी से जल्दी ये चीज़ें दूसरों तक पहुँचे। ऐसा नहीं था कि ये नहीं चाहते थे कि मेरे पास मोनोपोली हो ना, ये इसको शेयर करते थे, दूसरों को बताते थे और उससे सिखाते थे कि आप ऐसे करिए, आप इसमें ये चीज़ करके देखिए, दूसरे से प्रोत्साहित होते थे और उसी का परिणाम था कि भारत और भी अच्छी तेज़ी से बढ़ रहा था। और इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में बहुत दिन तक काम किया, प्लानिंग कमीशन के रहे, इन्होंने कई क्या कहते हैं कृषि मंत्रियों के साथ काम किया। ये देश नहीं विदेश के भी कई ऑफिसों में इन्होंने अपना काम दिया। अभी आप नीचे देखेंगे इन्होंने कहाँ का काम दिया, तो इन्हें ऐसे ही दूरदर्शी प्रशासक नहीं कहा जाता। चलिए आइए जानते हैं।
सबसे पहली चीज़ तो उन्हें हरित क्रांति का जनक के नाम से जाना जाता है। जी भैया, हरित क्रांति आप जानते हैं कि विश्व में जहां 1940 से 60 के बीच में स्टार्ट हुई थी, वहीं भारत में आपको इसको 1968 में शुरू हुआ था। देखिए, इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी, लेकिन ज़मीन पर ये 1968 में शुरू हुआ था और इसके लिए 3 राज्यों को चुना गया था, आपको पता है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और इसी का परिणाम रहा था, देखिए इन्हीं के प्रयासों का परिणाम रहा था कि 1968 से लेकर के 2003 तक के बीच हम गेहूं के उत्पादन को लगभग 3 गुना कर चुके थे। उसका परिणाम, उसका कारण क्या था? इन्होंने इन चीज़ों पर फोकस किया कि कहाँ पर किन चीज़ों की हमें, जैसे इन्होंने पहले पंजाब को चुना था कि पंजाब में हम पहले गेहूं उत्पादन करके देखते हैं पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर क्या होता है, क्योंकि उन्होंने ये चुना कि यहाँ पर देखिए जल की उपलब्धता रहती है, क्योंकि पंजाब में 5 नदियाँ वहाँ से हैं। तो इन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखकर किया और उसका परिणाम ये रहा कि पंजाब में ये चीज़ सफल रही थी। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए इन्होंने फिर आगे धीरे धीरे इन्होंने ही इनके ही कार्यों का परिणाम रहा कि 2006 तक भारत विश्व भर में चावल के उत्पादन में जो आपके टॉप देश होते उनमें शामिल हो गया था, यानी कि टॉप 1 या टॉप 2, टॉप 3 में तो था। ठीक है, 2006 तक ये उस लेवल पर पहुंच गया था। सोचिए, क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा भैया कि हमें अपने देश में उपभोग के लिए ही इतना ज़्यादा उत्पादन करना पड़ेगा, अन्यथा हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा और फिर से हमें वही चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसलिए अपने आप को सशक्त बना रहे हैं। ठीक है, और देखिए सबसे बड़ी चीज़, इन्होंने जो है क्या नाम है, इन्होंने जब इस हरित क्रांति को ये परिणाम दे रहे थे, उसी बीच ये अन्य चीज़ों पर भी जोर दे रहे थे कि कैसे जो है हम फसलों को जो है अच्छा कैसे बनाए। जैसे इन्होंने कई फसल ऐसे बनाए कि जैसे कुछ फसल 4 महीने में हो जाए, कुछ फसल 3 महीने में हो जाए, कैसे जो है पानी को खेतों तक पहुंचाया जाए। इन सारी चीज़ों पर इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया था। ठीक है, तो हरित क्रांति के जनक इन्हें ऐसे ही नहीं कहा गया था भैया। और आपको पता है इसे ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म आया कहाँ से? जब आप लोग इसे इंग्लिश में ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं, ये आप लोग से पूछ भी सकते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो भैया देखिए ये मैक्सिको से आया हुआ है। ठीक है, मेहिको जिसे कहते हैं, हम लोग मैक्सिको कहते हैं। मैक्सिको में इस वर्ड का जो है जन्म हुआ था। ठीक है, अगर आप ग्रीन रिवोल्यूशन देखेंगे, और आपको पता है कि विश्व भर में नॉर्मन बोरलॉग जी को इसका श्रेय जाता है, जो ग्रीन रिवोल्यूशन है। आपको पता है कि नॉर्मन बोरलॉग जी को MS स्वामीनाथन जी ने भारत आमंत्रित भी किया था और वो भारत आए भी थे। जी भैया, नॉर्मन बोरलॉग जी जो विश्व के आपके हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, वो भारत भी आए थे। और उनको जब इन्होंने बुलाया था, उन्होंने बुलाया था कि कैसे क्या निष्कर्ष निकाला जाए। इन्होंने विश्व भर के कई देशों संपर्क भी किया था खुद भी, तो इन्होंने बहुत दूरगामी सोच के साथ वर्क किए थे। ठीक है, दूसरा है कि इन्हें राज्यसभा सदस्य भी रहे। ये 2007 से लेकर 2013 तक ये नामांकित थे, चुनकर नहीं बल्कि नामांकित होकर आए थे। आपको पता है कि हमारे यहाँ पर 2 तरह की व्यवस्था है। दूसरा, इन्होंने जो है एक कृषि क्षेत्र के लिए एक आयोग बना था, जो 2004 से 2006 तक इसने अपना काम किया और इसने कुल जो है 5 रिपोर्ट दी थी। उस 5 रिपोर्ट के लगभग बहुत बड़े हिस्से को कई सरकारों द्वारा लागू किया जा चुका है। और इन्होंने ही जो MSP आप देखते हैं ना, MSP की बात इन्होंने ही की थी और इन्होंने ही कहा था जो MSP दी जाए वो C2 प्लस 50% पर दी जाए। इस फार्मूला है कि MSP कैसे तय हो, तो MSP को तय करने के लिए उन्होंने फार्मूला दिया था C2 प्लस 50%। खैर ये आपके लिए उतना जानने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको ये बात है तो ये बता रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी हद तक इनके चीज़ें हो चुकी, पूरी चीज़ें इनकी लागू नहीं हुई थी जो उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी थी। और 2004 से 2006 तक, 2004 में शुरू हुआ था, 6 तक इन्होंने अपनी 5 रिपोर्ट सौंपी थी। देखिए UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। जी भैया, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने इन्हें आर्थिक पारिस्थितिकी का जनक भी कहा था। ठीक है, आर्थिक पारिस्थितिकी का जनक भी इन्हें कहा था। अब आप सोच लीजिए, कोई भी ऐसे किसी को जनक यानी कि फादर नहीं कहता। उसका कारण था कि इन्होंने जो फसल अनुवांशिकी यानी कि जो आपका क्रॉप जेनेटिक्स होता है, उसमें कैसे जो है चेंजेस करके कैसे उसे कम समय में अच्छा, या जैसे मान के चलिए भारत के लिए कुछ फसल नहीं उपयोगी है, तो कैसे उसमें जो है फसल में उसके जेनेटिक्स में चेंज किया जाए कि वो फसल भारत में भी अच्छे से उत्पादन हो सके। तो इन सब कार्यों के कारण इन्हें जो है आर्थिक पारिस्थितिकी का जनक भी कहा गया था। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। ठीक है, समझ गए, इन्हें ये भी कहा गया था UNEP के द्वारा।
ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखिए इन्होंने 254 वैज्ञानिक अनुसंधान पेपर भी पब्लिश किए थे। आपको पता है कि साइंटिफिक में जो है कागज जो आपके पेपर होते हैं पब्लिश होते हैं, जिससे जो आपकी रिसर्च है वो दूसरे लोग पढ़ सकें। तो 254 इन्होंने ऐसे जो है अपने खोजों को पेपर के जरिए पब्लिश किया था, जो आपके किससे समय फसल परिवर्धन से संबंधित थे, अनुवांशिकी जो मैंने जेनेटिक्स, और वंशावली की कैसे इसके जो ये किस वंश से संबंधित है और उन वंशों में क्या सुधार किया जाए। तो इन्होंने ये भी कार्य किया। अब आप सोचिए यूएनईपी जैसी संस्था इन्हें इतना बड़ा टैग दे रही है। इन्होंने 2 केंद्रीय मंत्रियों के साथ काम किया, एक सी सुब्रमण्यम और दूसरे थे जगजीवन राम। जगजीवन राम जी 2 बार चुनकर आए थे, और इनका एक बहुत बड़ा कथन था जो आज भी मैं सोचता हूं कि किसी भी देश के लिए सर्वथा सत्य रहेगा, कि अगर आपके देश में कृषि असफल हो जाती है तो आपके देश में कुछ भी सफल नहीं हो सकता। जी दोस्त, क्योंकि एक चीज़ जान ली, जब तक आपका पेट नहीं भरा रहेगा तब तक ना आप घर बनाने के बारे में सोचेंगे, ना आप जो है किसी अन्य चीज़ के बारे में सोचेंगे। तो पहले आप पेट के बारे में सोचते, उसके बाद कुछ और। तो जी हाँ दोस्तों, ये बात इन्होंने कही थी और ये बात हमेशा सत्य ही रहेगी। ठीक है, ये देखिए इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी रहे। ठीक है, इन्होंने इंडस्ट्री से संबंधित इन्होंने एक काम किया था, ये विभिन्न ऐसे इंडस्ट्री से संबंधित चीज़ों में भी रहे, जिससे उसका फ़ायदा क्या हो कि कृषि को कैसे जोड़ा जा सके, इंडस्ट्री को कृषि से कैसे जोड़ा जा सके। तो भारत में इस क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत काम किया था। ठीक है, जैसे कि आप जान के चलिए कि जैसे एक होता है फूड प्रोसेसिंग, आज भी भारत फूड प्रोसेसिंग में बहुत पीछे है। हमारा कितना ज़्यादा भोजन तो जो है वेस्टेज चला जाता है, खेत से निकलने तक और आपके थाली में पहुंचने तक ऐसा माना जाता है करीब 30%। जी भैया, भारत में करीब 30% भोजन ऐसा माना जाता है जो खराब हो जाता है। वो विभिन्न कारणों से खराब होता है, एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाने में, या फिर जो उसको कई समय तक रख देते हैं, रखने की व्यवस्था नहीं, स्टोरेज फैसिलिटी सही नहीं है, ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी सही नहीं है, फूड प्रोसेसिंग नहीं होता है, ये सब कारण है। तो इन्होंने डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के भी रहे। उसका साथ ही साथ ये जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डायरेक्टर जनरल रहे। साथ ही साथ ये जो है सेक्रेटरी भी रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। वो किस विभाग के सेक्रेटरी थे? एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के। ठीक है, ये 1972 से 1979 के बीच में इन्होंने इन दो विभागों में काम किया था। उसके बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हुए। ठीक है, यानी कि उसके बाद ये देखिए ये हमेशा सरकार में ही रहे। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है भैया, ये बिना ऐसे व्यक्तियों के आपका तंत्र काम नहीं कर सकता। आपको अभी हाल ही में पता होगा कि एक विपक्ष के नेता ने कहा था कि देखिए कानून बनाने का काम जो है सेक्रेटरी करते हैं। जी भैया, जो आपके आईएएस बन के जाते हैं ना, ये आईएएस जो बन के जाते यही सारे मिल करके आपके कानून बनाते हैं। ठीक है, आपको अगर लगता है नेता कानून नहीं बनाते, नेता बस क्या करते हैं, उस पर राजनीति करते हैं और उस पर जाकर बहस करते हैं। ठीक है, मेन काम होता ही नहीं आईएएस लोगों का, जो सेक्रेटरी तौर पर बैठते हैं। ठीक है, और एक्टिंग डिप्टी जनरल एंड लेटर मेंबर भी बने थे ये प्लानिंग कमीशन। आप जानते हैं जो प्लानिंग कमीशन भारत में चलता है 1980 से 82 के बीच में, ये जो है क्या है आपके इसके प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी थे, और जो क्या साइंस और एग्रीकल्चर से संबंधित क्षेत्र में इन्होंने अपना जो है वर्क काम किया था। ये जो है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो फिलीपींस में, उसके डायरेक्टर जनरल के पोस्ट पर भी रहे, जो 1982 से 1988 में स्थित है। और उसके बाद ये जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो 1984 में ये जो है उसके प्रेसिडेंट भी बने थे। तो आपको देखिए कितने महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। आपसे देखिए ये इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा सकते आपके एग्जाम में, और अगर आप भारत के वासी हैं तो आपको इनके बारे में जानना चाहिए यार, मैं तो यही कहूँगा। इन्होंने नेचर जर्नल प्रकाशित किया था, जो आलू जानते हो, आलू के रिसर्च से संबंधित था। और वहाँ से लौटने के बाद इन्होंने जो है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका कटक में स्थित है, वहाँ पर ये फिर जुड़े थे। और वहीं पर इन्होंने विश्व का पहला सबसे ज़्यादा उत्पादित हो सकने वाला बासमती राइस के फसल का इन्होंने खोज किया था। और ये भैया पहला ऐसा फसल माना जो विश्व में इतना ज़्यादा जो है हाई यील्डिंग बासमती राइस किसी और फसल में नहीं देखा गया था। ठीक है, ये भी आप जान लीजिएगा। उसका देखिए इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। अगर आप अवार्ड की बात करेंगे तो देखिए शुरू करते हैं, पद्मश्री इन्हें मिला था 1967 में। आप देखा करेंगे इन्हें पद्मश्री मिला था 1967 में। फिर रेमन मैगसेसे अवार्ड सामुदायिक नेतृत्व के लिए इन्हें 1971 मिला था। फिर पद्म भूषण इन्हें जो है 1972 में प्रदान किया था। फिर अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार जो 1986 में जो है इन्हें मिला था। फिर विश्व खाद्य पुरस्कार इन्हें 1987 मिला था। फिर पद्म भूषण विभूषण इन्हें 1989 मिला था। इसके अलावा इन्हें एक दो
पुरस्कार और भी मिले थे। देखिए इन्हें 2000 में मिला था एक पुरस्कार, फिर एक पुरस्कार 2007 में मिला था। नाम जानते हैं 2000 में जो इन्हें प्राप्त हुआ था उसका नाम क्या था? इन्हें इंदिरा गांधी पीस प्राइज भी मिला था। ठीक है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज भी इन्हें मिला था। उसके बाद साथ ही साथ फिर इन्हें जो है महात्मा गांधी प्राइज भी मिला था 2000 में ही, जो यूनेस्को द्वारा दिया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी प्राइज भी इन्हें यूनेस्को द्वारा दिया गया था। फिर 2007 में इन्हें लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड भी मिला था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड भी इन्हें 2007 में मिला था। तो आप देख सकते हैं कि इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न चीज़ों के लिए इन्हें कई तरह के जो है अवार्ड मिल चुके हैं। अगर देखा जाए तो इन शायद मेरे ख्याल से इन्होंने जितना वर्क किया है अवार्ड बहुत ही कम है इनके कार्यों के हिसाब से। और भारत तो सदा इनका रेडी रहेगा भैया कि उन्होंने भारत जाते जाते वो चीज़ भारत को देकर गए जिस वजह से भारत आज सीना तान करके और आत्मनिर्भर और विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर भारत है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ और फिर से मैं ऐसे व्यक्ति को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और भारत इनका रेडी रहेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा भैया, साथ ही साथ चैनल से जुड़े नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ों को आप इसी चैनल पर देखेंगे तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। और साथ ही साथ अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे शेयर कर दीजिए अपने विभिन्न जो आप सोशल साइट्स हैं वहाँ पर इसे शेयर करिए, अपना स्टेटस लगाइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, बताइए कि कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हर विद्यार्थी को, हर भारतवासी को जानना चाहिए। इसी के साथ बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड।